जो पूर्व के विधायक सरोज यादव हैं, वो क्या बालू माफिया है, बाहुबली हैं? सरोज यादव बिजनेसमैन हैं, सरोज यादव रंगदार हैं, या फिर सरोज यादव उन बाहुबलियों में इनकी गिनती आती है कि जब यहाँ पर बाहुबलियों के साथ लौह लश्कर और काफिले चलते हैं, क्या उसकी संज्ञा में आप आते हैं? जो पवन सिंह के साथ काराकाट विधानसभा के चुनाव में हुआ, तो लगता है कि उसका बेनिफिट महागठबंधन को इस बार होने जा रहा है। लोग अब बताइए कलाकार बुला करके जनता को बुलाते हो तो मनोरंजन होगा ना। जनता की समस्या का समाधान तो उससे होगा नहीं। आप मनोरंजन करवा रहे हैं और मनोरंजन से बढ़ा रहा कि गरीब गुरबा जो आवाम है, जो पीड़ित है, उसको तो उससे निजात मिलेगा नहीं। जो उनको लाने में खर्च कर रहे हैं, अगर कुछ करना है तो किसी गरीब के बेटी के शादी में उस पैसा को दान कर दीजिए, कोई सामूहिक शादी करवा दीजिए, वो पैसा का उपयोग होगा। अब आप मनोरंजन करवा रहे हैं, बड़े बड़े कलाकारों को बुला रहे हैं, ये समझ से मेरे परे है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बढ़ारा में अभी जिस तरह से पोस्टर वार और जिस तरह से जनता को लुभाने का तरीका, ये हमको नहीं लगता है कि इससे जनता का कल्याण होगा। बीजेपी के जो विधायक है और बीजेपी के नेता लाइव आकर सड़कों को दिखा रहे हैं कि यहाँ की सड़कें ऐसी है, यहाँ की सड़कें वैसी है, तो ये क्या, ये पब्लिक स्टंट है या फिर विकास करवाना? जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं माननीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, उनका काम का क्वालिटी नगण्य एकदम बेकार है। विधायक का जो वर्सन था ब्राह्मण के प्रति, उन्होंने कहा कि 1 मिनट नहीं लगेगा, आपका गर्दन उतार करके और हाथ में दे दें। मेरे साथ इस वक्त साक्षात्कार में जो शख्स बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि बढ़ारा विधानसभा के इतिहास के पन्नों की अगर चर्चा होती है तो इनकी बातें उसमें जरूर लिखी जाती हैं। सरोज यादव जो पूर्व में यहाँ से विधायक रह चुके हैं, बढ़ारा विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी इनकी रही है और आरजेडी की टिकट से ये चुनाव लड़ते हैं यहाँ पर, और यादव समाज सहित तमाम उन समाजों के वोट को अपने तरफ आकर्षित करते हैं और यहाँ के लोगों के द्वारा जो इनको मत मिलता है उस मत के द्वारा ही जाकर विधानसभा में लोगों के लिए आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन 2020 के चुनाव में इनको बीजेपी के द्वारा पटकनी खानी पड़ गई। उसका क्या कारण रहा है और इस वक्त इस बढ़ारा विधानसभा चुनाव में क्या वस्तु स्थिति है, उन सारे मुद्दों को लेकर हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि जो आज बढ़ारा विधानसभा की जो स्थिति इस वक्त है वो हालात आपसे छुपे नहीं है। लगातार लोगों के कई सवाल मेरे पास आ रहे थे कि आप सरोज यादव का इंटरव्यू कीजिए, इसलिए मैं इनका साक्षात्कार आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। इनकी आपके सवालों का जवाब इनके मुखार बिंदु के माध्यम से आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, बढ़ारा की 3 लाख से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचाना चाहता हूं और भोजपुर के जितने भी लोग हैं, ताकि वो देख सकें कि आज के वर्तमान स्थिति में बढ़ारा विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल के माध्यम से भी सभी श्रोता और बढ़ारा की मतदाता मालिक और भोजपुर की तमाम हमारे अभिभावक जनता जनार्दन को मेरे तरफ से प्रणाम है। और जो मैं आपके साथ शुरुआत करने जा रहा हूँ वो वैसे सवाल हैं कि क्या जो पूर्व के विधायक सरोज यादव हैं वो क्या बालू माफिया है? ये तो सारे लोग जानते हैं कि हम बालू माफिया हैं, या किस तरह से समाज में आए थे और किस तरह से मैं बढ़ारा में 2015 में यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे जनता ने दिया। ये तो सारे लोगों को पता है कि मैं बालू माफिया हूँ या मैं गरीब परिवार से आया था, या किस तरह से बढ़ारा की जनता ने मुझे अपने प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया था। सरोज यादव बाहुबली हैं या फिर यहाँ के लिए जो उनका दबदबा है वो काफी लोगों को प्रभावित करता है, या सरोज यादव रंगदार हैं, या फिर सरोज यादव उन बाहुबलियों में इनकी गिनती आती है कि जब यहाँ पर बाहुबलियों के साथ लौह लश्कर और काफिले चलते हैं, क्या उसकी संज्ञा में आप आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बाहुबली की बात करूं तो ना मैं बाहुबली हूं, ना मैं कोई माफिया हूं, ना भालू माफिया हूं, और ना ही मैं लहू लश्कर लेके चलने वाला व्यक्ति हूं। तो क्या, क्योंकि मेरे घर में एक आर्म्स का लाइसेंस या कोई भी, मैंने बढ़ारा में खुले माने खाली हाथ जनता के बीच में जाकर के उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का काम किया। तो क्या सरोज यादव बिजनेसमैन है? नहीं, बिजनेसमैन तो मैं नहीं हूँ, फिर भी देखिए जीने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है, वो तो मैं करता हूँ और मैं बढ़ारा की जनता के साथ हूँ। देखिए,
राजनीति में रहने के लिए साइड बिजनेस तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जी वो मैं करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, मेरे बड़े भाई लोग करते हैं, मैं जी। उनको सहयोग करता तो हूँ। अब ये तो माना जाए ना कि सरोज यादव ना तो बाहुबली है, ना बिजनेसमैन है, ना माफिया है, ना बालू का कारोबार करते हैं, तो क्या जनसेवक करते हैं? नहीं देखिए, मैं जनता का सेवक हूँ, जनता का बेटा हूँ, जनता का भाई हूँ, और बरहरा के तमाम मतदाता मालिकों ने मुझे सेवा करने का मौका दिया और मैं उनके बीच में रहता हूँ। मैं उनके दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि बरहरा की जनता ने मुझे 2015 में जी अपना बहुमूल्य मत दे करके मुझे बिहार विधानसभा का सदस्य बनाया। एक अनजान चेहरा जिसको पहले कोई जानता तक नहीं था, लेकिन बरहरा के तमाम हमारे अभिभावक, नौजवान साथी और हमारे माता बहनों ने मेरे पे विश्वास जताते हुए मुझे बिहार विधानसभा भेजने का काम किया। और मैं जब बिहार विधानसभा का सदस्य बना तो मैंने हर जाति धर्म के लोगों का सेवा किया। जो लोग भी मेरे पास आए, मैं सबका सम्मान उस विषय पर भी हम आएंगे, लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव चल रहा था और बड़हरा विधानसभा को चित्तौड़गढ़ की संज्ञा में लाकर रख दिया गया था, उस समय महागठबंधन आरजेडी के टिकट से लड़ने वाले सरोज यादव कहाँ चूक कर गए थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात का आपका खंडन करना चाहता हूँ कि बड़हरा विधानसभा जो है ये किसी का गढ़ या चित्तौड़गढ़ नहीं है। गढ़ तो नहीं होता है। देखिए, बड़हरा में गरीब मतदाता मालिकों का संख्या बहुत ज्यादा है। हर समाज में लोग गरीब हैं। हाँ। गरीब तबका के लोग हैं। देखिए, किसी गढ़ का उपाधि या संज्ञा दे देने से वो नहीं होता है। उसके लिए जन सेवक बन के जनता के बीच में काम करना चाहिए। और जानते हैं कि हमारे आने के पहले यहाँ अगर चित्तौड़गढ़ होता तो महंत महानंद गिरी जो यहाँ के विधायक बने थे, निर्दलीय विधायक बने थे, तो कैसे बन गए? गढ़ होता तो सरोज यादव जैसे लोग, नया चेहरा यहाँ आए और विधायक बन गए। तो जनता तो है भाई, जनता सब समाज के लोग हैं, तभी तो लोगों ने वोट दे करके और विधायक बनाया। अब मैं जीतूं तो मैं कहूं कि ये कृष्णगढ़ है, कोई जीते तो कहे कि चित्तौड़गढ़ है। तो पहले गढ़ को जो शब्द है, ये जो बोलते हैं चित्तौड़गढ़, उनको इस बात को वापस लेना चाहिए और ये इस बात को समझना चाहिए कि बड़हरा किसी का गढ़ नहीं है, बड़हरा गरीबों का गढ़ है और बड़हरा में गरीब आज भी प्रताड़ित हो रहे हैं। तो क्या इस बार 2025 का विधानसभा का चुनाव है और 3 लाख करीब 3,25,000 के लगभग हमारे यहाँ मतदाता है। हाँ। तो उसमें करीब 1,34,000 के आसपास में फीमेल है, 1,72,000 के आसपास में मान लीजिए मेल है, बाकी यहाँ ट्रांसजेंडर भी है। तो हमको लगता है 6-7 ज्यादा नहीं है, 6-7 या 10 थर्ड जेंडर लोग हैं, ज्यादा नहीं है, 10 से ज्यादा नहीं होंगे। तो आपको लगता है कि यहाँ का सबसे ज्यादा मास वोट जो है कोयरी यादव राजपूत का दबदबा रहा है यहाँ पर? देखिए, यहाँ यादव का वोट जो है वो यहाँ जो राजपूत समाज है उनसे 5,000 ज्यादा ही है। जो बड़हरा विधान कोयरी का भी वोट निर्णायक वोट है। हाँ। जिसके पक्ष में जाता है वो चुनाव जीतते हैं। और आप देखे होंगे बड़हरा का जो बनावट है, यहाँ दलित का वोट भी अच्छा खासा संख्या में है। जो दलित महादलित समाज के लोग हैं, हाँ। उनका भी वोट बहुत माने अच्छा खासा है। यहाँ ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनका भी वोट है। यहाँ अति पिछड़ा समाज का भी अच्छा खासा वोट है बड़हरा में। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जिस जातिगत समीकरण पे राजनीति की जाती है विधानसभा चुनाव में, तो लगता है कि यहाँ पर जातियों को एक कटघरे में लाकर खड़ा करके और घेर कर उनके साथ राजनीति करने की जो साजिशें बड़हरा विधानसभा में चल रही है, क्या इस बार 2025 में उनके मंसूबे सफल हो पाएंगे? देखिए, शुरू में 2015 में जब मैं विधायक बना था यहाँ से तो मैं जब टिकट लेकर आया पार्टी से, राष्ट्रीय जनता दल से, तो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने मेरे पे विश्वास जता करके और बड़े भाई तेजस्वी जी ने मुझे जनता के बीच में सिंबल दे करके महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में, उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ थे। और जब हम जनता के बीच में आए थे तो मुझे नहीं लगता था कि कौन किस जाति के लोग हैं। मैंने सब लोगों के यहाँ जाने का काम किया, हर समुदाय के लोगों के यहाँ मैं जाता था और मैं उनको चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का काम करता था। लेकिन मुझे दुर्भाग्यपूर्ण ये बात कहना पड़ रहा है कि कुछ गांव में
कुछ जगहों पे 2-4 दिन मुझे इतना जिल्लत बड़हरा में झेलना पड़ा कि लोग तो वोट दे या ना दे, देखिए जनप्रतिनिधि कोई भी जाता है या कोई भी प्रत्याशी जनता के बीच में जाता है तो उसको सम्मान पूर्वक अपने दरवाजे पे बैठाना चाहिए और उसको सम्मान से बात करना चाहिए। देखिए मत जो होता है ना, मत तो अपने मन का मालिक लोग हैं और वो अपने चहेते ही किसी को भी जिसको वो पसंद करते हैं उसी को वही वोट देंगे। लेकिन 2015 का जो दौर था, मुझे याद है उस दिन 2-4 दिन तक, जैसे मैं बेला गांव में गया, बेला गांव में कुछ लोग ताश खेल रहे थे, मैंने वहां जा करके मैं सीधे गोड़ छू के सब लोगों को मैं गोड़ छू के आशीर्वाद लेने का काम करता था। लेकिन मुझे मुंह पे ही लोगों के द्वारा ये जवाब दे दिया जाता था मेरे जाति को लेकर के कि यहाँ बैकवर्ड कहाँ कभी विधायक बनेगा, ये कहाँ जीत पाएगा। माने तरह तरह के लोगों के द्वारा मुझे अपमानित करने जैसा बात को मेरे मुंह पर ही बोला जाता था। और आपको मैं बता दूं कि लोग ये कहते थे ये चित्तौड़गढ़ है 2015 में। हाँ 2015 में कि चित्तौड़गढ़ है क्योंकि मैं नहीं जानता था कि क्या गढ़ है क्या नहीं है, लेकिन जनता के द्वारा ये कहा जाता था चित्तौड़गढ़, यहाँ एक ही समुदाय के लोग जीतेंगे। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके 2-4 दिन के बाद मैं एक दिन चुनाव प्रचार करके रात में आया तो मैं पूरी रात सोया नहीं, मैं सोचते रहा क्योंकि देखिए मैं बचपन से ही बाहर रहा। मेरी शिक्षा दीक्षा जो भी हुआ मैं 10 क्लास तक ही पढ़ा हूँ, लेकिन मैं कलकत्ता से अपनी पढ़ाई को पूरा करके और मैंने डायरेक्टली ठेकेदारी करना शुरू किया। मेरे भाई और पिताजी प्लांटों में काम करके और कुछ छोटा मोटा काम करके हमारे परिवार का जीविका चलता था। उस समय हम लोगों ने, ये हमको याद है 2001 या 2 में मैंने मैट्रिक का एग्जाम कलकत्ता से दे करके और फिर मैंने बिजनेस में एंट्री किया, ठेकेदारी शुरू किया। तो उस समय मुझे जाति पाति, चूंकि हर समुदाय के लोग बाहर में रहिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन किस जाति के लोग हैं, बहुत भाईचारा रहता है। लेकिन जैसे ही गांव में आइएगा तो ये गांव में झलकने लगता है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये बात कहना होगा कि बिहार या यूपी जैसे राज्य या आजकल मैक्सिमम हर राज्य में जाति विशेष का एक वोट एक जनाधार बन जाता है, एक समीकरण बनता है और लोगों को लोग वोट दे करके जिताने का भी काम करते हैं। उसकी काम नहीं देखते हैं, उसकी काम करने की कैपेसिटी नहीं देखते हैं, जाति के आधार पर वोट डाइवर्ट करके वोट चला जाता है। तो उस समय बहुत अपमानित किया गया। तो मैंने एक दिशा तय किया। देखिए मैंने किसी समुदाय को उस समय अपमानित नहीं किया, किसी को मेरे पास समय कम था और मैं उस समय कम के अभाव में मैंने वैसे वोटरों को टच किया जो मेरे साथ कनेक्ट होते गए और कनेक्ट होते होते ऐसा एक कारवा तैयार हुआ जैसे मुझे भी विश्वास नहीं था कि इतने लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे। और कुछ लोगों के द्वारा मुझे इतना ना तंग तबाह किया गया उस चुनाव में कि जनता ऑटोमेटिक मेरे साथ जुड़ते गए। जुड़ने के बाद मैं 2015 का चुनाव था, हाँ मेरी प्रतिद्वंदी श्रीमती आशा देवी जी जो यहाँ की पहले की विधायिका भी 2005 से 10 में वो थी, उन्हीं से मेरा मुकाबला हुआ था। वो 13,000 कुछ वोटों से मेरे से पीछे रह गई। तो देखिए जनता गोलबंद होकर के मुझे उस समय वोट दिए लोग। और जीतने के बाद मैं आज भी ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, लोगों के द्वारा मेरे पे एक आरोप लगाया गया कि सरोज यादव बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं। मैंने एक काम तो जरूर किया कि दलित हो, पिछड़ा हो, तिपिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो या स्वर्ण समाज के गरीब परिवार के लोग जो भी हैं, अगर कोई उनके साथ मारपीट करता था, उनको प्रताड़ित करता था, उसके पक्ष में खड़ा होकर उसको मदद करने का मैं काम करता था। और ये काम मैं आजीवन करूंगा क्योंकि धरती पे, इस पृथ्वी पे जो भी जन्म लिया है सबको जीने का अधिकार है और एक समान जीने का अधिकार है। इस बात के लिए हमेशा मेरी लड़ाई जारी रहेगी। तो जो 2015 की स्थितियां थी जो चुनाव में और जो 2020 के समय में जो स्थितियां थी चुनाव में, लगा कि इन दोनों चुनाव में फासले क्या हुए? नहीं देखिए, जनता, बड़हरा की जनता बहुत ही अच्छी है, बड़हरा के लोग बहुत समझदार भी हैं, ऐसा नहीं है। लोगों ने समझदारी से वोट किया और मुझे अच्छा बहुमत मिला। मुझे उसके लिए बड़हरा के तमाम मतदाता मालिकों को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने मजबूती से मुझे मदद किया। और मैंने एकदम कांटे की लड़ाई, जो कि आप सोचिए कि जो व्यक्ति बड़हरा में 30 से 35 साल, उनके पिता भी बड़हरा के प्रतिनिधित्व किए, वो कैबिनेट मंत्री भी रहे, उस व्यक्ति से मेरी लड़ाई थी। और वो व्यक्ति
किस तरह से टिकड़म करके जी और किस तरह से धांधली करके मुझे 2020 का चुनाव हराया गया, ये आप मीडिया के सभी साथी भी जानते हैं कि चुनाव के समय मैं ऑन कैमरा आपको बता रहा हूँ, चुनाव के समय सीसीटीवी कैमरा को जहां ईवीएम रखा गया था बंद कर दिया गया, काउंटिंग रोक दिया गया और मात्र 7 ईवीएम का काउंटिंग बाकी था और मैं लगभग 9,500 वोटों से आगे चल रहा था जी। फिर ये 2 बजे बंद किया गया, एक ही बार 5 बजे चालू किया गया, थोड़ी देर में काउंटिंग करके और मुझे लगभग 47 या 4900 वोटों से मुझे पराजित किया गया। बोला गया कि आप हार गए चुनाव। यानी कि 4900 जो लोग थे, क्या वो गुमराह हो गए या फिर मैनिपुलेट कर दिया गया या फिर सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर दिया गया? देखिए, कुछ लोग को मेरे प्रति गलत एक रूमर बना करके, देखिए उसी समय एक ऑडियो वायरल किया गया एक बंटी पासवान का, जो कि मेरे द्वारा ये बात को कहा नहीं गया था बहुत तरह को उसको मैनिपुलेट करके जनता के बीच में रखा गया। कुछ समाज के वोटों को मेरे से तोड़ा गया क्योंकि कोई उनके पास रास्ता था नहीं। देखिए, भाजपा के लोग जो होते हैं हर तरह से वो लोग चाहते हैं, आजकल जान ही रहे हैं कि सारा देश के लोग जान रहे हैं कि एआई के माध्यम से किसी का आवाज कैसे भी करके आप बना सकते हैं, उसको पब्लिक में चलाया गया। मुझे याद है क्योंकि उस वक्त मैंने आपका इंटरव्यू भी किया था 2020 के चुनाव के समय में। लेकिन देखिए, उस समाज को मैं दिल में रखता हूँ, जिस समाज के प्रति ऑडियो और जिस तरह की भाषा बोला गया था, मैंने कतई नहीं बोला था। और उस समाज को मैं आज भी, देखिए, मतदाता मालिकों का ही देन है कि हम हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, किसी सदन का मेंबर बनते हैं तो जनता का देन होता है। जनता किसी भी समुदाय के लोग हो, वो स्वर्ण समाज के लोग हो, दलित हो, पिछड़ा हो, पिछड़ा अल्पसंख्यक, पूरे जनता सभी लोग गोलबंद होकर के अपने उम्मीदवार को चुनाव जिता करके किसी सदन का मेंबर बनाते हैं। वो उसका कर्तव्य बनता है कि जनता की बात को, जो उनकी आवाज है, बुलंदियों के साथ उठाए। और वो काम मैंने 5 साल तक किया। मुझे किसी पदाधिकारी से भी झगड़ा होता था तो व्यक्तिगत कभी मैंने अपना काम के लिए किसी पदाधिकारी से कोई झगड़ा नहीं किया। जनता की समस्या को लेकर के मैं पदाधिकारियों से लड़ते रहा, क्योंकि मुझे वो दिन याद है कि लोगों ने बड़ी उम्मीद से मुझे बिहार विधानसभा का सदस्य बनाया था और उम्मीद भरी नजरों से मुझे देखते भी थे। लेकिन कुछ लोगों को ये गुमराह कर दिया गया कि सरोज यादव 5 साल में कुछ नहीं किया। देखिए, पहली बात तो सरकार में हम नहीं थे, दूसरी बात कि जितना भी सड़क उस समय बना था, लोग आज भी आकलन कर ले, उस समय सबसे ज्यादा मैं सड़क बनवाया था। आज भी वही सड़क बना हुआ है। आप चले जाइए लौंग बाबा के मठिया से लेकर के। विकास की बातों पर हम आएंगे और आपसे पूछेंगे कि विकास आखिर क्या हुआ आपके रीजन के समय और इस रीजन के विषय में। आगे जैसे बता मैं आपसे पूछ रहा हूँ उस विषय पर हम आएंगे कि जो अंबिका शरण सिंह के समय की राजनीति, वो तो आपको याद होगी, चाहे आपने सुना होगा। नहीं, सुने थे हम लोग, क्योंकि बच्चे थे जी, और मेरे जन्म के पहले उनका राजनीतिक करियर था, इसलिए हम लोगों से ही सुने हैं कि वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे और बहुत ही मैंने वो व्यक्ति में एक था कि सबको लेके चलने वाले व्यक्ति थे जी। लेकिन आज जो माननीय विधायक जी का सोच है, जो उनका विजन है, जिस तरह का वो राजनीति करते हैं, एक जन नेता को ऐसा राजनीति नहीं करना चाहिए। क्या 2010 में जो आप इस वक्त के वर्तमान जो विधायक हैं, वो आरजेडी के पार्टी से चुनाव लड़े थे, पता होगा आपको। फिर उसके बाद बीजेपी में आ जाना और आरजेडी का फिर आपके ऊपर भरोसा करना 2015 में कहीं ना कहीं आरजेडी ने उनको टिकट नहीं दिया, तभी तो ना। मैं बता दूं कि 2010 का जब चुनाव जीते थे, हम हमारे दल से हमेशा जीते, आरजेडी का देन था कि कैबिनेट मंत्री भी रहे और एक नहीं 2 मंत्रालय उनको, कारा मंत्री, गन्ना विकास मंत्री, वो माने लालू जी के शासनकाल में या राजमाता श्रीमती राबड़ी देवी के शासनकाल में 2 मंत्रालय उनको दिया गया। 2010 में जब वो चुनाव जीते हैं तो आपको याद होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव और राजमाता राबड़ी देवी पे एक टिप्पणी करने का काम किए थे कि अब लालू जी जाकर के ढोल और नगाड़ा बजाएं, अब उनका राजनीतिक करियर समाप्त हो गया। जो व्यक्ति आपको मंत्री बनाया, जो व्यक्ति के बदौलत आप लगातार जीतते आ रहे हैं, उस परिवार के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हैं
उसी का देन था कि हमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी बड़हरा से मुझे टिकट दी है और दे करके जनता के बीच में भेजे। देखिए घमंड ऐसा चीज है कि घमंड जब रावण जैसे बाहुबलियों का नहीं रहा तो ये तो एक आम तुच्छ सा व्यक्ति हैं। आप उनका देखे होंगे कि आज तक किस तरह का उनका भर्सन होता है, किस तरह का बात वो बोलते हैं। देखिए कोई भी हमारे अभी कुछ दिन पहले उनका एक मैंने इंटरव्यू देखा था जी, जो यहाँ के पूर्व सांसद माननीय राजकुमार सिंह जी के बारे में जो टिप्पणी की है जी, वो उनके मुंह से शोभा नहीं देता था। इस चीज से मैं भी दुखी हूँ कि जो व्यक्ति के बदौलत आप राजनीति में देखिए वो समाप्त हो गए थे। ये पूरे बड़हरा या भोजपुर की जनता भी जान रही है वो समाप्त हो गए थे, लेकिन उनका देन था जो यहाँ के मौजूदा तत्कालीन जो पहले के सांसद राजकुमार सिंह जी थे। आप लोग सुने होंगे उन्होंने कहा था कि अगर इनको टिकट नहीं मिलता है तो मैं पद से रिजाइन कर दूंगा। उस व्यक्ति के बारे में आप ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, इससे तो स्पष्ट होता है कि आप किसी का नहीं है। यानी कि जिस थाली में खाना उस थाली में छेद करना, ये कहावत तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जरूर है कि आप आपको जो लगाया उसी को आप काटने का प्रयास कर रहे हैं जी। तो फिर यहाँ की जिस जनता ने जो भरोसा दिलाया उसमें तो कैसे, जब भी मैं किसी के साथ अगर इंटरव्यू करता हूँ बड़हरा में तो वो सवाल जरूर पूछता हूँ कि इसका जिम्मेवार कौन, क्योंकि अभी आपने कहा कि 2 बार मंत्री पद भी संभाला है जो यहाँ के वर्तमान विधायक रहे हैं, तो जिम्मेवारियां कहीं ना कहीं उनको ज्यादा यहाँ की जनता ने दी है। बहुत ज्यादा। तो दूसरा चक, गोरा के डेरा, इंग्लिश, चैनपुरा जैसा कई ऐसा गांव है जो सेमरा बिंद गांव, फुहा, भादू चक्की आदि जैसे गांव है जो आज जहाँ टोला दसू चक हो गया, बहुत सारे ऐसा गांव था जो कई बार गंगा के कटाव के कारण विलीन गंगा में हो गया, फिर उन लोगों ने दूसरे जगह का बनाया, आज फिर विलीन हो गए। ऐसे होने के कारण आप किसको मानते हैं? देखिए उस समय के जो वर्तमान विधायक ये थे और मंत्री भी थे, कई बार इन्होंने मंत्री भी रहा, सरकार में भी थे जी, और इसके पहले भी इनके पिता यहाँ के राजनीति कर रहे थे। तो देखिए कहीं ना कहीं आज गंगा जो हम लोगों के केशवपुर, आज हम लोग केशवपुर गांव में बैठे हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर गंगा जी अभी बहती है। लेकिन पहले का जो स्थिति था, जो लोगों के हमारे पूर्वजों के द्वारा हम लोगों ने सुनते आ रहे हैं कि यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। ये तो आप 1969 के समय की बात कर रहे हैं। माने 5-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, तब गंगा जी में लोग स्नान करके आते थे या गंगा से दर्शन करने जाते थे। लेकिन आज कटाव होते 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 आज देखिए कि गंगा जो आ गई है एकदम करीब। बहुत ऐसे गांव है जो गंगा नदी में विलीन होते जा रहा है, अभी भी कटाव रुका नहीं। देखिए जब हम 2015 में चुनाव जीते थे, इस बात को बड़ी मजबूती से मैंने उठाया और उठाकर मैंने सरकार से, आप सुने होंगे 13.5 करोड़ का टेंडर हुआ था जो बांध मरम्मती का जो काम शुरू हुआ लेकिन वो काम सुशील सिंह जो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं जी, उनके पत्नी के नाम पर काम आवंटित हुआ, औरंगाबाद वाले जी, और उनके पत्नी के नाम पे काम चल रहा था जी, और किया ये जा रहा था। देखिए जो लोग, अगर कोई लोग कुछ सोच के, उनका विजन कुछ होता है जी, वो सोच करके टेंडर कराते हैं कि नहीं इसको हम मजबूत करेंगे, इसको होल्डर पिचिंग कराएंगे। देखिए इसका अस्थाई निदान एक ही चीज है, जो गंगा का कटाव है। आप हम लोग जिस जगह पे बैठे हैं या जो गंगा के गोद में ये करीब 100 गांव हमको लगता है, करीब 100 गांव से कम नहीं। वैसे कुछ गांव की लिस्ट है जो मैं बता दूं उनके, सोहरा, त्रिभुआनी, मझौली, हेतमपुर, ये सब बहुत ऐसे गाँव है जो कि आज भी, आज देखिए बहुत सारे लोग हैं जो मलगुजारी पे खेती करते हैं जी। आप समझिए उस बात को कि फसल तो वही हो रहा है बल्कि और गिरावट हो रहा है जी। पहले के हिसाब से फसल पहले बहुत ज्यादा होता था और रेट माने मलगुजारी जो लेते थे, जो मेन मालिक, जो मालिक है जमीन मालिक, उनसे मलगुजारी पे खेती पहले 4,000, 5,000, 3,000 रुपया में बीघा के हिसाब से खेत मिलता था। आज देखिए कि 10,000, 12,000 तक पहुंच गया है और फसल एक होता है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि फसल एक हो रहा है और मलगुजारी बढ़ते जा रहा है और उपज तो एक ही होगा और वो भी कम, पहले की अपेक्षा कम हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए उस समय जब हम 13, 13.5, 14 करोड़ का टेंडर इधर करवाए थे, 5-7 करोड़ और करवाए, टोटल 20 करोड़ करवाए थे कि पहले जो टूटा हुआ जो हमारा ये बांध है इसको रिपेयरिंग कराएं और उसके बाद बोल्डर पिचिंग कराएंगे। लेकिन
देखिए जिस डिपार्टमेंट से ये काम हो रहा था, ये आपको हमको लगता है फ्लड विभाग जो होता है उन्हीं के द्वारा ये इस को टेंडर करके काम कराया जा रहा था, और उससे बड़ा लुटेरा डिपार्टमेंट कुछ नहीं है। तो देखिए, हाँ एकदम, उससे बड़ा लुटेरा, यहाँ तक कि इसकी शिकायत, जब आप एक बात बताइए, वहीं से बालू काट के उस बांध पे डालिएगा और फिर बाढ़ आएगा तो बह के चला जाएगा, और यही सिलसिला पहले से चलते आ रहा है। आपको मालूम होगा मेरे पे उस समय FIR भी दर्ज किया गया था SDO के द्वारा, SC/ST एक्ट के तहत। उस समय DM संजीव कुमार थे और SP अवकाश कुमार थे। मेरे यहाँ 10-10 गाड़ी का रेड भी पड़ता था, छापा भी पड़ता था इसी मामला में। तो देखिए, क्योंकि हम टेंडर करवाए थे और यहाँ के हम थे, तो हम ये सोचते थे कि इसको, हमारा ये कहना था कि आप मिट्टी दूसरे जगह से लाइए, इसको डालिए और इसको बोल्डर जो बोरी के थ्रू समय था कि बोरी में बालू भर के उसको पिचिंग करना था, उसको ढंग से करवाने का मेरा जो जियो बैग डाला जाता, हाँ जियो बैग से बांधना था। लेकिन इतना घटिया काम किया गया, माने पैसा डिपार्टमेंट और संवेदक मिल करके उसको लूटने का काम किया। मैंने लगातार असेंबली क्वेश्चन किया। मैंने, देखिए जनप्रतिनिधि कोई जीत के जाता है तो सदन में ही अपने बात को रखेगा ना, सही बात। लेकिन मुझे दुर्भाग्यपूर्ण ये कहना पड़ रहा है कि विधायक रहते हुए कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि सरकार में हम लोग थे नहीं, सरकार से बाहर थे। तो सरकार के मंत्री जो थे उस समय, जो अभी मौजूदा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के हैं, शायद उनका नाम क्या नाम, संजय झा, वही मंत्री थे फ्लड विभाग का। और ललन सिंह थे, ये दो ही आदमी, माने ललन सिंह कुछ दिन थे, वो भी थे। ये दोनों लोगों से कहते कहते थक गए। लेकिन लूटपाट वाला अरुण कुमार प्रधान सचिव कोई थे, अरुण कुमार सिंह प्रधान सचिव थे। लेकिन मेरे पे FIR हो गया, पूरा पैसा लूट खा गया लोग। लेकिन मेरा ये संकल्प है, इस बार मेरा ये संकल्प है कि दोबारा अगर हम बिहार विधानसभा जाते हैं और संयोग से हम लोगों की सरकार बनती है, तो आपको बता दें कि यहाँ मेरा सपना है बड़हरा के लिए कि 2 फसल मैं किसी तरह से यहाँ कटवाऊं। धान का उपज बहुत अच्छा होगा। जो मलगुजारी किसान आज 10,000 रुपया 12,000 रुपया में लेते हैं, अगर 2 फसल होगा तो उनपे भार कम पड़ेगा, क्योंकि पैसा कम लगेगा, फसल ज्यादा होगा। तो उसके लिए कोइलवर तटबंध है, देखे होंगे, वहां से अगर शुरू किया जाए और इधर से चले आइए कोइलवर तटबंध को मजबूती, जो छीन भिन्न अवस्था में है, उसको वाकई में काम करके, जो काम अगर सरकार पैसा देता है, चूंकि जनप्रतिनिधि तो टेंडर करवाएंगे, पैसा दिलवाएंगे, लेकिन उसको मूल रूप से धरातल पर उतारने का काम विभाग का ही होता है। और विभाग के कार्यपालक अभियंता या उसके वरीय जो भी पदाधिकारी मिल के अगर उस पैसा को लूट लेंगे तो कितना भी समय आप टेंडर करवाते रहिए, इसी तरह का स्थिति बना रहेगा। लेकिन मैं उसको संकल्प के रूप में, मेरा 5 संकल्प है इस बार, मैंने सोच रखा है कि वहां से ये जो छीन भिन्न अवस्था में बांध है, इसको पूरा मजबूती से बंधवाने का काम करेंगे, बोल्डर पिचिंग करवाने का काम करेंगे, युद्ध स्तर पे इस काम को कर करके और यहाँ बाढ़ से निजात दिलवाने का काम करेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या दूर कर देंगे। मैं इसके लिए एकदम मैं सोच लिया हूँ, क्योंकि देखिए शुरू में हम लोग भी राजनीति में अभी नए थे, कुछ कहा जाता है, कुछ दिन आदमी को लगा कि भाई हम लोग जब आए सत्ता में तो हम लोग मात्र कुछ ही दिन तक सत्ता में रहे थे, फिर नीतीश कुमार जी पलटी मार के और चले गए थे उधर। तो इस बार मेरा 5 संकल्प है। एक तो ये है, एक और सबसे बड़ी समस्या बढ़ा रहा है कि लोग जूझ रहे हैं। देखिए इस इलाका में जो गंगा के किनार पे जितने लोग हैं, जैसे नकनाम टोला हो गया, आपका उधर बिशुनपुर, सेमरा, बिलगावा, ये सब जो भी गंगा किनार, आपको उधर चले जाइए, माने इधर इस साइड के लोग नाव बहुत मात्रा में रखे हैं, और नाव वाले लोग बड़ी संख्या में नाव खरीदे, इधर उधर से पैसा वैसा ले करके नाव के एक रोजगार का, क्योंकि आज के डेट में रोजगार आप समझ ही रहे हैं कि कितना मुश्किल हो गया है। तो रोजगार के लिए लोगों ने पैसा ले करके रोजगार के लिए नाव खरीदे। मेरे रीजन में एक बार नाव बहुत अच्छा से चला था, आप देखे होंगे, खूब नाव चल रहा था, उस समय बहुत सारा न्यूज भी चल रहा था। तो मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो अभी नाविक को बंद कर दिया गया है, पूर्ण रूप से नाव को बंद कर दिया गया। आप समझिए कि नाव से कोई लोग 75,000 से
1 लाख तक रुपया कमाते थे पर महीना, या 1.5 लाख में, जिसका नाव की कैपेसिटी जैसा था मंथली लोग कमाते थे, और एकाएक बंद हो गया। आज ऐसा स्थिति नाव वाले लोगों का हो गया है कि खाने के लिए, कुछ करने के लिए, या कोई भी सोचे होंगे या जिससे कर्जा लेकर नाव बनाया, उसका पैसा देने में उनको काफी कठिनाइयों का सामना, घर चलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जी। तो मेरा ये कहना है कि उस व्यक्ति का क्या दोष है जिसे बालू, मेरा सरकार से ये कहना है कि भाई एक तो आप उसका एक रजिस्ट्रेशन करिए, उसका नंबर दीजिए, और उससे बालू ढोवाइए, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा। तो देख रहे होंगे कि ये कोइलवर और छपरा का जो रोड है, मेरे ही विधानसभा में आपका कोइलवर से शुरू करिए, छपरा बबुरा उबुरा होते जलमार्ग वाला जो नहीं, ये रोड का जो स्थिति है, रोड महाजाम लगता है, बहुत सारा एक्सीडेंट होता है, बहुत लोग मरते भी हैं। अगर जल मार्ग से बालू ढोवाएगी सरकार और रजिस्ट्रेशन करवाएगी तो उससे उनका राजस्व का भी बेनिफिट होगा जी, और इनका रोजगार का भी सृजन होगा, लोग उससे बहुत सारा घर चलेगा, उस परिवार को आगा बढ़ावा मिलेगा। तो ये मेरा ये सपना है कि इस बार हम लोग इस काम को करवाएं। दूसरा, टपोलैंड का समस्या है बड़हरा में, यहाँ पे है, बहुत ज्यादा है। हमको लगता है कहल गांव से शुरू करिए और बक्सर के आगे चले जाइए, लगभग 12,000 एकड़ जमीन से ज्यादा, माने उससे ज्यादा ही कई सौ गांव इससे प्रभावित है, बहुत सारे। देखिए, सरकार को उसी जमीन को टपोलैंड घोषित करना था जो बालू और पानी वाला जमीन था, लेकिन लोग सर्वे करने आए, पदाधिकारी आए, ऑफिस में बैठ करके सर्वे करके चले गए। अभी हम लोगों को काम करने में, जब हम लोग विधायक बने हैं, 15 से 20 में हम विधायक थे, तो मेरा सपना था कि बहुत ऐसे गांव में सदियों से काम नहीं हुआ है, जैसे नकनाम टोला पंचायत में चले जाइए, जीवारा का टोला हो गया, इधर जो भी माने शालिग्राम सिंह का टोला हो गया, करीमन बाबा, ये सब जगह में एनओसी हम लोगों को ब्लॉक से लेना होता है, और टपोलैंड जमीन पर एनओसी मिलेगा नहीं तो वहाँ विकास होगा नहीं, तो विकास से भी वंचित हो जा रहे हैं। और मान लीजिए गरीब परिवार का उतना ही खेत है, तो बेटी का शादी है, तो उसको तो बेच के भी बेटी का शादी लोग करेंगे। तो इस टपोलैंड को भी सरकार को वैसे जमीन को चिन्हित करके टपोलैंड घोषित करें, जो कि बालू पानी वाला जमीन है, जो ऐसे लोग बस गए, खेती हो रहा है, उस जमीन को रिलीज करना चाहिए, जमीन मालिकों को छोड़ देना चाहिए। ये हम लोगों का, मेरा अपना ये है कि इस बार मैं इस पे भी काम करूंगा। मतलब ये जो चीजें सोच रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल जब आपका हम सुन रहे थे, काफी ध्यानपूर्वक हम सुन रहे थे, तो एक चीज है अगिल कि आरजेडी के से जुड़े हुए जितने लोग हैं, हम या राहुल तिवारी की बात करें या रामविष्णु सिंह लोहिया की बात करें, अभी जितने लोगों का मैंने इंटरव्यू किया, जो अपने विधानसभा के जो नाम है वो बखूबी याद रहते हैं, कहाँ विकास हुआ, कहाँ कैसे क्या काम चल रहा है, क्या विकास नहीं हो पाया है। ये क्या शीर्ष नेताओं के द्वारा आप लोगों को आदेश दिया जाता है, या फिर ये आपका अपना व्यक्तित्व है कि लोगों से एक आपको जोड़े रखता है? देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उनको पहला कर्तव्य बनता है जनता मालिकों की हर समस्या, हर उनके बीच में, हर गांव, देखिए जब तक गांव तक नहीं जाइएगा, जब तक अपने लोगों के बीच में नहीं जाइएगा, तब तक आप कैसे समझ पाइएगा कौन गांव है, किस गांव का रोड खराब है, किस गांव का कौन सा काम बाधित हो रहा है, किस समस्या से ग्रामीण जनता जूझ रही है। ये तो जाने के बाद गाँव का नाम तो ऑटोमेटिक, जब घूमिएगा, क्षेत्र में रहिएगा, तो ऑटोमेटिक गाँव का क्या, गाँव छोड़िए, एक एक व्यक्ति, गाँव के लोगों का जो बढ़िया सामाजिक लोग हैं, उनको भी आप परख कर लीजिएगा, जान जाइएगा। तो ये आप अपने व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं कि आपके एजेंडे, ये पार्टी के एजेंडे नहीं, मेरा पर्सनल अपना सोच है। और मेरा एक और सोच है कि देखिए, आप देखे होंगे, दुर्भाग्यपूर्ण इस बात को मुझे कहना पड़ रहा है कि इस बार पीपा पुल 3 महीना विलंब से लगा, जो कि इसका टेंडर समाप्त 2023 में ही हो गया था, और वो भी टेंडर मैं करवाया था। आप लोगों को मालूम होगा कि 2018 या 18 का ही बात है या 19 का बात है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं उस समय जाकर के मिला था। 2 मामला हुआ था मेरे क्षेत्र में, एक पीपा पुल का समस्या, एक मुकेश पासवान का पटना में अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो इस समस्या को लेकर भी मैं गया था कि उसके बच्चा बड़ी छोटे छोटे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उसी समय सरकार, माने मुकेश जी के परिवार का जो समस्या को लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास गया था, तो उसी समय सरकार ने एक निर्णय लिया कि इसको कैबिनेट में ले आकर के और पास करवाया जाए कि जो भी
शहीद व्यक्ति हो जाते हैं जी। उनके बच्चा को, उनके परिवार को पढ़ाने लिखाने का खर्चा पूरा सरकार देगी। तो मैं 2 काम के लिए गया था उस समय, मुख्यमंत्री जी मेरे दोनों काम किए थे। और उसी समय पीपा पुल का टेंडर आप देखे होंगे कि 10 दिन के अंदर में मैं टेंडर करा के 12-14 दिन में पीपा पुल का काम शुरू करवा दिया था। लेकिन अभी का जो स्थिति था, माननीय विधायक जी 3 महीना विलंब से करवाएं, इसलिए इस बार मेरा अपना जो भी उनका सूझबूझ था उन्होंने किया, किस तरह का सोच रखें। लेकिन मेरा ये सोचना है कि इस बार अगर हम जीतते हैं तो वहां अस्थाई पाका पुल का निर्माण होना चाहिए। ये बहुत और मेरा ये सोच है, और मैं जैसे ही भगवान चाहे, माता रानी चाहेंगी, तेजस्वी जी अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुझे पूर्णतः विश्वास है, मैं इस आपके स्क्रीन के माध्यम से या आपके चैनल के माध्यम से लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बार पाका पुल जरूर बनवा के रहेंगे। चलिए, तो बहुत बड़ा ऐलान आप कर रहे हैं और ये रिकॉर्ड भी रहेगा कि आने वाले समय में लोग आपसे पूछ सके थे। ये सवाल था मेरा, ये आप इसका जवाब दे दिए। लेकिन अब हम आते हैं कि जो आप ही के विधानसभा में अब आरोप के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि जब बड़ारा विधानसभा के लोगों के पास जब जा रहे हैं तो लोग बता रहे हैं कि अगर आप इंटरव्यू किए तो उनसे सवाल पूछ लीजिए कि दोभा से बसंतपुर का जो सड़क जाता है और जो महान गणितज्ञ को जन्म देने वाला जो गांव है और जो विधानसभा रहा है वशिष्ठ नारायण सिंह, तो और आरा मुख्यालय में जाइएगा आप, डीएम कलेक्ट्रेट ऑफिस में, तो बड़े पोस्टरों के साथ उनका पेंटिंग बनाया गया है। लेकिन आज जो उनके गांव की स्थिति है, बदहाली है, इसको समझने वाला कौन है? इसका आप किसको मानते हैं इसका जिम्मेवार कि आखिर वहां तक सड़कें क्यों नहीं बनी? आपका रीजन हो या फिर उसके नहीं, मेरे रीजन में मैंने उसी समय अगर आपके चैनल के माध्यम से लोग मुझे सुन और देख भी रहे हैं जी, तो ये लोगों को पता होगा कि उस समय मैं ही टेंडर करवाया था और उस समय एक चोर संवेदक को काम मिल गया था जी, जो कि मैं उसका बराबर जांच लिखा, लेकिन लोगों ने उसको जाति के आधार पर उसको समर्थन करके उसको बचाने का काम किया जी। और चोर संवेदक सब लोगों को पता भी चल गया होगा कि कौन था उस समय, क्योंकि उस समय मैं जितना मैक्सिमम रोड टूटा हुआ था, उस रोड की बात कर लीजिए, सारसीवान से धोबा, तो ये उस समय जब टेंडर हो गया था, तो फिर अभी इसका टेंडर कैसे? फिर देखिए, उस समय तो टेंडर हुआ तो रोड बना, जैसे भी चोरी चकारी करके जितना भी उसको काम करना था किया, लेकिन उस समय से लेकर के मेरा चुनाव जीतने के 1-2 साल के बाद वो हो गया था। तो हमको लगता है वो रोड 16-17 में वो बन गया था। आप 17 से या 16 से ये अभी हम 25 में है, 25 लगभग आधा समझिए कि मार्च जा रहा है, 3 महीना इधर चला गया। तो हमको लगता है 25-16 लगभग 8 साल का फासला हो गया, 9वें साल में 9वें साल में चल रहे हैं। तो सरकार का भी ये नियम है जो राज्य सरकार कहती है कि हर रोड का मेंटेनेंस में 5 साल के बाद हम मेंटेनेंस करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार या ग्रामीण कार्य विभाग इसमें फेल है, सरकार को जिम्मेवार है और या फिर जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र के माननीय विधायक इस काम में फेल है। क्योंकि जब हम जीते थे उस समय भी बड़हरा बदहाली में हमको मिला था। जब देखे होंगे उस समय आपको 2-4 रोड जैसे में हम बता दे रहे हैं कि लोगों को भी ये ध्यान हो। एक रोड था जो मटुपुर बाजार से लौंग बाबा के मठिया तक तो बन गया, वो ठेउन पर मेरा ही 2015 के समय, हाँ, उस समय ठेउन पर गड्ढा था। उस समय आपको बता दे कि गजियापुर से मोहली घाट तक चले जाइए, परशुरामपुर होते हुए ठेउन पर गड्ढा था 2015 में। हाँ, उसके बाद आप कायम नगर से आ जाइए लौंग बाबा के मठिया तक, जो बिरमपुर मटियारा गांव होते हुए ठेउन पर पानी और रोड टूटा फूटा था। उस समय उस रोड को भी मैंने बनवाया। ये चलिए सिमरिया से ले करके और चल जाइए सिरपालपुर मेला के आगे तक, कसरहिया या डुमरिया तक, उस रोड को मैंने बनवाया। जो ये था 51 बांध, लोग कहते थे कि राघवेंद्र जी करवा दिए। हम कहते हैं कोई माननीय विधायक जीतते हैं, उनका अनुशंसा होता है तो 1 साल तो लग जाता है उसको धरातल पे आते आते आराम से। उस समय क्या हुआ था, मैंने 36 रोड पास करवाया था जब मैं चुनाव में जाने के पहले। उसके पहले भी हम टोटल 109 रोड बनवाया था पूरा बड़हरा का। जहां भी आप चले जाइए, उस समय लोग डाटा निकाल के देख ले, नहीं तो चुनाव में मैं तो जनता के बीच में रखूंगा ही। 2015 से 20 माने 2015 के बीच में एक रोड, गीधा का रोड हो, आपका मोखलिसा का रोड हो, आपका सकड्डी से जमालपुर का रोड हो, जितना रोड था 109 रोड मैंने बनवाया था और मैक्सिमम रोड को मैं दुरुस्त करा दिया था। ऑन पेपर है, ऑन पेपर मेरे पास रिकॉर्ड है। अगर माननीय विधायक जी लोगों से कहते थे उस
उस समय जब हम हारे तो मैं जगह फीता काटते चल रहे थे। वो मेरा टेंडर कराया हुआ था, वो टेंडर 19 में ही हो गया था जी। लेकिन कुछ संवेदकों को मिला करके उन्होंने रुकवाया, नहीं करने दिया, या कुछ संवेदक डर से नहीं किया कि देखिए उस समय मैं रोड का जांच करवाता था, जहां भी रोड बनता था तो लोगों ने तरह तरह का आरोप भी लगाया कि सरोज यादव कमीशन दिए। अभी तो 7% माननीय विधायक जी, आपके अभी 5 दिन पहले का ही बात है, यहाँ के पूर्व सांसद के द्वारा करपालक अभियंता को फोन करके सबसे पहले बोलते हैं कि बढ़ारा के करपालक अभियंता हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं दूसरे जगह का हूँ। तो कहीं के भी हो, आपको भी बोल रहे हैं और उन सभी करपालक अभियंताओं को भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई विधायक के कहने पे आप रोड मैनेज करते हैं तो आपको जेल भिजवा दिया जाएगा। तो उसमें देखिए 2 तरह का क्षति होता है। एक तो चोर संवेदक अगर 7% 8% कमीशन दे करके और काम लेगा तो उसी तरह का काम करेगा। दूसरा, सरकार का राजस्व का भी हानि हो रहा है। अभी बिलो 20% तक लोग चले जाते हैं तो कोई 22%, माने पहले 10 था, माने 10 के ऊपर कितना भी चले जाइए, संवेदक के ऊपर रहता है कि वो कितना तक जाता, तो उससे राजस्व का भी हानि हो रहा है और काम भी सही नहीं हो रहा है। तो 6 से 7% कमीशन की उगाही करके अभी लोग काम करा रहे हैं। जिस 109 रोड की अगर आप बात कर रहे हैं तो क्या उन 109 रोडों में ये पांडे टोला और मानिकपुर दुर्जनचक वाला रास्ता नहीं बना था क्या? नहीं, सब बना था। वो प्रताप डेवलपमेंट मुन्ना सिंह करके संवेदक थे, उन्हीं को मैं दिलवाया था, वो काम भी हुआ था। उस मानिकपुर दुर्जनचक वाला या हाँ, मानिकपुर दुर्जनचक से लेकर के आपको लौंग बाबा के मठिया से लेकर के दुर्जनचक मानिकपुर गांव होते हुए दौलतपुर बोरी तक जो रोड था मैं करवाया था, बल्कि वो सिमरिया से करवाया था, सिमरिया मोड़ से लेकर के और वहां तक। लेकिन लोग बोले, जब लोगों से हमने पूछा कि भैया आप जाइएगा तो जरूर पूछिएगा, हम आपसे पूछ भी रहे हैं सर कि पांडे टोला का जो गांव रहा आजादी के बाद, टोटली आपको मैं वहां के लोगों को भी बताया लेकिन लोग नहीं समझ पाए। टोटली क्षेत्रीय जो उस समय के विधायक थे उनकी गलतियां है जो पांडे टोला के लोग कौन थे विधायक सर? उस समय माननीय विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह थे। उस गांव के नाम पे रोड दूसरे जगह उसको स्थल परिवर्तन कर दिया गया है। आज भी चले जाइए, मैं देखिए मैं आपके सामने चैनल के माध्यम से बोलता हूं कि लोग ग्रामीण कार्य विभाग में जाएं और बढ़ारा के रोड का डाटा निकालें कि पांडे टोला में रोड बना है लेकिन पांडे टोला गांव में रोड नहीं है। मैंने सरकार से भी ये क्वेश्चन किया था सदन में कि आखिर के रोड किसके इशारे पे वहां है, तो फिर धरातल पे क्यों नहीं है? क्या सरकार इसका कमेटी गठन करके सदन से जांच करा ले? तो नहीं किया गया। क्योंकि देखिए सरकार तो तानाशाह सरकार है, सरकार को तो धरातल से कोई मतलब नहीं है, जनता से मतलब नहीं है। और अभी जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो तो पूरी तरह से टायर और थके हारे हो गए हैं और आप समझ जाइए कि उनको सिर्फ कुर्सी से मतलब है, जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता को इस बात को सोचना और समझने की जरूरत है। जो व्यक्ति बुद्धिहीन हो गया वो कब क्या करेगा किसी को पता नहीं है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हमारे बिहार का जो लोगों के बीच में जो मुख्यमंत्री का बयान, मुख्यमंत्री का करतूते जा रहा है, तो लोग क्या सोचते होंगे, बिहार को किस नजर से, किस दृष्टिकोण से लोग देख रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। नीति आयोग की रिपोर्ट आई और आपके माननीय राज्यसभा सांसद संजय यादव जी जो माननीय हैं, उन्होंने सदन में कहा भी कि बिहार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बन गया। बिहार जनसंख्या के आधार से भारत में जबकि तीसरा स्थान रखता है। देश की 10% आबादी बिहार में रहती है, मतलब देश का हर 10वां भारतीय बिहार से है। उसके बावजूद भी इतना बड़ा भेदभाव, और वो भी वहां पर जहां पर 3 बार आरजेडी के विधायक रहे हैं बढ़ारा विधानसभा में और 2 बार जदयू के भी विधायक रहे हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद से अगर हम बात करें तो कांग्रेस के भी रहे हैं, जनता दल और जनता पार्टी के भी रहे हैं, निर्दलीय विधायक भी रहे हैं और अखिल भारतीय रामराज परिषद से भी विधायक यहाँ पर रहे हैं। तो इतने सारे के बावजूद भी आज शिक्षा की जो कुव्यवस्था बढ़ारा में है, इसका जिम्मेवार आप किसको मानते हैं सर? देखिए सबसे पहले तो और लोगों की तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बढ़ारा में सबसे ज्यादा जनता ने जिस परिवार पर भरोसा किया वो माननीय विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह और उनके पिता अंबिका शरण सिंह हैं जी। तो सबसे ज्यादा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है सर कि आप क्या किए, आप कैबिनेट मंत्री रहे जी। देखिए सरकार में लोग, विधायक अगर सरकार में चला जाता है उस क्षेत्र का कायाकल्प बदल जाता है जी। और आप सरकार थे, कैबिनेट मंत्री थे,
तो बढ़ारा की जनता को भी सोचना चाहिए कि कैसे व्यक्ति को बार बार मौका दिया जा रहा सर है। जनता को छला जा रहा है ना यहाँ जो पे। देखिए, जनता को तो सोचने की जरूरत है ना। देखिए बढ़ारा में क्या होता है, जी। लोग जाति और पार्टी के नाम पे वोट कर देते हैं, लेकिन सोचने की जरूरत है कि जो व्यक्ति जीतता है जी तो कितना प्रतिशत टाइम आपके प्रति, आपके कामों में देता है। जी। देखिए जो हार जाता है उसकी तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है, हम हो या कोई भी हो। लेकिन जो जीता हुआ रहता है, जो सरकार में मंत्री रहे, जिसके देखिए जब कैबिनेट मंत्री रहते हैं तो हर मंत्री से आपका संबंध बढ़िया रहता है, क्योंकि एक साथ हर हफ्ता में 1-2 बार तो कैबिनेट बैठक हो ही जाता है। तो बैठक में तो आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए या कायाकल्प बदलने के लिए आप उस मंत्री से बोल करके भाईचारा में भी अपने क्षेत्र का कायाकल्प बदल सकते हैं। आप देखिए, मैं जब चुनाव जीता बढ़ारा में 2015 में जी, तो मैंने सरकार से लगातार मांग किया कि भाई मेरे तीनों ब्लॉक के, जो मेरा 3 ब्लॉक है, आरा हो गया, बढ़ारा हो गया, कोइलवर हो गया, लगभग 37 पंचायत है, बढ़ारा का 22 है, कोइलवर का 8 है पंचायत और आरा के 7 पंचायत। इसमें कहीं आप बताइए कोई डिग्री कॉलेज नहीं, कोई कॉलेज नहीं है। तो देखिए दुख होता है। आपकी भी तो सरकार तो आई थी ना सर सत्ता में उस समय? नहीं, सत्ता में आते आते आप देखे होंगे 1 साल के अंदर में ही हमारी सरकार गिर गई थी, हम लोग सरकार से बाहर हो गए थे। तो हमने प्रयास किया, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक होने के नाता देखिए, जनता अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को वोट देकर के जिताती है, 3 लाख मतदाता, 3,25,000 या 20,000 जो मतदाता हैं, उनकी आवाज बन के उनके विधायक सदन में जाते हैं। देखिए जनता इसीलिए ना चुन के भेजती है कि एक व्यक्ति जाकर के सदन में दहाड़ के अपनी क्षेत्र की समस्या को उजागर करने का काम करेगा। मैंने लगातार बढ़ारा की समस्या, बढ़ारा के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए मैंने सदन में चिल्लाते रहा। मैंने सरकार से बार बार कहते रहा कि डिग्री कॉलेज मेरे यहाँ नहीं है। उस समय तो पंचायत में कोई हाई स्कूल भी नहीं था, लेकिन बाद में सरकार का निर्णय हुआ कि हर पंचायत में एक हाई स्कूल बनाया जाएगा। सरकार ने बनवाया। मेरा ये भी कहना है कि बहुत ऐसे गांव है जो पंचायत में कहीं कहीं हाई स्कूल बन गया, बहुत दूरी पे बन गया है, जो गांव की बच्चियां जो है, लड़की, देखिए लड़की तो ऐसे ही गांव देहात में लोग पढ़ाने के लिए बड़ी सोच समझ के भेजते हैं, और आज की डेट में लड़की साइकिल चला के या पैदल चल के 4-7 किलोमीटर दूर जाए, तो ये तो सोचने वाली बात है। इसलिए सरकार को उसके लिए एक हर जगह पे महिला कॉलेज को खुलवाए, डिग्री कॉलेज दे, क्योंकि बढ़ारा को डिग्री कॉलेज चाहिए। मेरे तीनों पंचायत, तीनों ब्लॉक में कहीं नहीं है। तो ये माना जाए कि डिग्री कॉलेज चाहिए, स्कूल चाहिए, हाई स्कूल चाहिए, या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए? देखिए अब आपको एक बात बता रहे हैं, आप देखे होंगे उस समय 10+2 किया गया था। किया गया। बहुत जगह बिल्डिंग बन गया था जब हम विधायक थे, जैसे खवासपुर हो गया, आपका बिराहीपुर हाई स्कूल हो गया, या कहीं भी जो भी 10+2 हुआ था उसका बिल्डिंग बना दिया गया था। लेकिन टीचर, हमको लगता 18 तक टीचर नहीं मिला, 18-19 तक टीचर नहीं मिला। 5-5 साल 7-7 साल बिल्डिंग बन गया, पूरा पैसा लगा के सरकार उनका निर्माण करवा दिया कि भाई 10+2 का रूम सारा चीज बन गया। टीचर के अभाव में पढ़ाई नहीं हो पा रहा था। तो सरकार की नाकामी है, सरकार नाकाम थी। हम लोगों ने लगातार लिखने का काम किया। एडिशनल PSC जो उप स्वास्थ्य केंद्र जो होता है, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र बहुत जगह है, लेकिन कहीं भी डॉक्टर नहीं बैठते। एनएम नहीं आती है उसमें? नहीं, एनएम छोड़िए ना, डॉक्टर हर जगह सरकार कहता है कि हम डॉक्टर दे रहे हैं, लेकिन आप चले जाइए खवासपुर, गजियापुर, एकौना में भी है, और जगह कहीं कहीं है उप स्वास्थ्य केंद्र, जैसे सिरपालपुर के पास है, वहाँ कहीं कोई डॉक्टर नहीं बैठता। मैंने लगातार लिखने का काम किया। मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर किसी को अगर लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप किसी दिन इंटरव्यू करिएगा, मैं सारा कागज निकाल के, एक बार नहीं 5-5 बार 7-7 बार असेंबली क्वेश्चन किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब आते हैं बढ़ारा की जो वस्तु स्थिति है अभी वर्तमान में, कि लगभग शायद कम या बेसी हो सकते हैं 30,000 युवा जो हैं बेरोजगार की मार झेल रहे हैं। 3% जो युवा हैं वो जो बालू के अवैध कारोबार में इन्वॉल्व है, 2% युवा जो है आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व है, और बाकी जो कुछ लोग हैं वो पलायन करने को मजबूर है बढ़ारा विधानसभा। देखिए बढ़ारा ही नहीं, पूरे बिहार में
58 से 59 लगभग 59% युवा जो है जी। वो बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं। और बढ़ारा में तो जाहिर सी बात है कि बढ़ारा में आप बताइए ना कि कुछ ऐसा ना इंडस्ट्रीज है ना, अगर इंडस्ट्रीज की इधा उधा में कुछ लगा भी है तो बाहर का स्टाफ रखा गया है, बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं, तो बढ़ारा के लोगों को नहीं रखा गया। रोजगार 14 के बाद युवा रोजगार भी भूल गए हैं। जो भी सरकारी संस्था थी उसको निजीकरण में कन्वर्ट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। बहुत सारे संस्थाओं को देखे होंगे कि निजीकरण हाथों में दे दिया गया है। तो हमारे बढ़ारा का जो स्थिति है, कुछ लोग अवैध नहीं काम कर रहे थे, हमारे लोग तो कह रहे हैं, या बढ़ारा के सहित पूरे बिहार के जो बालू में 2-3% लोगों की आप बात कर रहे हैं। हाँ। अगर कोई बेरोजगार होगा तो करेगा क्या? उसके लिए तो सरकार को भी रोजगार का सृजन करना चाहिए, उसकी व्यवस्था करना चाहिए। तो बालू का मार में देखिए बहुत सारे लोग नाव कर्जा उर्जा ले करके नाव का काम शुरू किए। तो मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार को 2 फायदा है। एक तो रोड का यातायात में भी सुधार होगा, और जल मार्ग से अगर आप बालू ढुलवाते हैं तो जो अवैध आप कह रहे हैं वो अवैध तो नहीं होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार का एक बहुत बड़ा सृजन होगा। बढ़ारा विधानसभा सहित पूरे माने जैसे बलवन टोला गांव हो गया, हमको लगता है 4-5 जिला जो 5-7 जिला है, इससे माने बहुत अच्छा रोजगार सृजन होगा, और सरकार का यातायात में भी सुधार होगा। जो लंबा कतार लग जाता है, बहुत सारा एक्सीडेंट होता है, उससे निजात मिलेगा। तो सरकार नाव का एक रजिस्ट्रेशन करवा दे और उससे बालू ढुलवाए। और जो आप कहें कि युवा रोजगार है पलायन के लिए, तो क्या करेंगे बताइए? सरकार जब रोजगार नहीं दे रही है, शिक्षा व्यवस्था का भी वही हाल है। पर गरीब परिवार आप देखे होंगे, हम लोग तो गरीब परिवार से आते हैं, गरीबी को बहुत नजदीक से देखे हैं कि क्या होता है। गरीब जब पैसा नहीं रहेगा तो माता पिता, सबके माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा योग्य बने, पढ़ लिख के आगे बढ़े, लेकिन पैसा के अभाव में वो बच्चे को उच्च शिक्षा नहीं दे पाते हैं। 7वां 8वां या 5वां तक जाते जाते उनका बेरोजगारी के कारण बच्चा को कहीं ना कहीं रोजगार में इन्वॉल्व कर देते हैं। तो इसमें सरकार की बहुत बड़ा नाकामी है। आप देखे होंगे 20 साल से ये सरकार है, 20 साल में शिक्षा व्यवस्था का हाल वही है, आप देख रहे हैं। स्वास्थ्य का वही हाल आप देखिए ना। रोजगार, इंसान को 2-3 चीज ऐसे जरूरतमंद है, जैसे अगर आप रोटी कपड़ा मकान तो है ही है। मान लीजिए अगर आपका तबीयत खराब हो जाता है, तो तबीयत खराब होता है तो मेडिकल व्यवस्था आप चले जाइए, बिना पैरवी के आपको कोई सुनने वाला नहीं है, तड़प तड़प के मर जाइए। निजी अस्पताल में जाइएगा तो खेत बेच के भी आप इलाज नहीं करा पाइएगा। बहुत ऐसे परिवार है जिनके पास खेत भी नहीं है बेचने को, तो क्या करेंगे? मरेंगे ही। और रोजगार नहीं रहने के कारण इस क्षेत्र के माननीय विधायक जी कारा मंत्री रहे, गन्ना विकास मंत्री रहे, तो उस समय रोजगार मुखिया लोग लगा देते थे, ये तो मंत्री थे। आप देखें तो बहुत कुछ कर सकते। 2001 में शिक्षकों का जो नियोजित शिक्षक या जो शिक्षा मित्र पहले कहा जाता था, मुखिया जी लोगों के अनुशंसा पर बहुत सारे लोगों को लग जाता था। 2001 में ये मंत्री थे। तो एक बड़ा समूह चाहते तो ये जोड़ सकते थे, रोजगार दिलवा सकते थे, तो नहीं दिलवाए। तो इनकी नाकामी। हम लोग तो भाई मंत्री नहीं रहे, विधायक भी रहे तो सत्ता में नहीं रहे। ये तो जनता के सामने बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं, लोग जान रहे हैं। मान लीजिए लोगों को जागरूकता करना, मान लीजिए लोगों को तो पूछना चाहिए ना कि भाई आप छोड़ दीजिए। अब आपको मैं बता दूं इस चैनल के माध्यम से, उस समय मेरे घर के हालात ठीक नहीं था। मैंने खुद माननीय विधायक जी के पास गया था रोजगार के लिए। अगर देखेंगे तो उनको याद होगा वो दिन। वही व्यक्ति रोजगार तो नहीं दिए, लेकिन रमशहर गांव में उनकी चुनावी सभा चल रही थी। तो हम बचपन से ही 2005 में भी बहुत छोटे थे, तो केशवपुर में राष्ट्रीय जनता दल का ऑफिस चलाने का काम करते थे। वहाँ छोटा उम्र था, इनके लिए सेवा करते थे। 2010 में ये हार जाते। संजय यादव एक व्यक्ति थे, उनको मैंने ये जनता दल सेकुलर पार्टी जो ददन पहलवान एक पार्टी बनाए थे, उससे लड़ने जा रहे थे। उनका टिकट वापस करके इनको समर्थन करवाए। लेकिन ये व्यक्ति हमको रोजगार तो नहीं दिए, लेकिन रमशहर गांव में पंडित जी का द्वार था, मुझे अपमानित करने का काम किया। इन्होंने कहा कि इसको देखिए रोजगार मांगने आया, इसको रोजगार नहीं देंगे तो ये मेरा क्षेत्र बर्बाद कर देगा।
लेकिन माँ सरस्वती उनके जबान पर कहाँ से बैठी थी कि क्या हम तो क्षेत्र बर्बाद नहीं किए, आपको अपने जहाँ आप पार्टी में कुंडली मार के बैठे थे, जिसका वोट आप लेते थे, हाँ, और हम ही लोग का वोट लेकर के मुझे अपमानित करने का काम करते थे, जब मैं उस लायक बना तो आपको अपने दल से निकलवाया और खुद उस दल में मैंने जाकर के चुनाव लड़ने का तो उसका परिणाम है 2015 वही तो है। मान लीजिए ये बात ये 2001 या 2 में बोले होंगे, लेकिन उस समय उम्र कम था, हम लोगों ने देखिए गरीब परिवार 15 साल का सफर लग गया था। गरीब परिवार तो रोजगार के लिए जाता है। उस समय इन्होंने गन्ना मिल में बहुत सारे युवाओं को आश्वासन देते थे कि तुमको रोजगार दिलवा, लेकिन दिलवाते किसी को नहीं थे। ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये बड़हरा के लोग भी सुनते होंगे, और मैं बड़हरा के लोगों से भी बताना चाहता हूँ जो इनके नजदीक सबसे ज्यादा रहते हैं, जो इनको ज्यादा मानते हैं, उसको ये सबसे ज्यादा ठगते हैं। ये जो लोग भी मुझे सुन और देख रहे होंगे, उनको महसूस होगा, अपने दिल पे हाथ रख के आप लोग ये याद करिए कि आप जब सबसे ज्यादा नजदीकी रहिएगा, देखिए उनका सबसे बड़ा विडंबना क्या है। अगर राजपूत समाज के लोग जाते थे पहले, जब लालू जी के पार्टी में थे, तो जादवों को गाली देते थे, और जब जादव जाते थे तो राजपूतों को गाली देते थे। ये दोनों समाज को लड़ा करके जादव जाते थे तो कहते हमरा के वोट दिले बड़न सही ललुआ का वोट, यही भाषा में ये व्यक्ति बोलते थे। तो हमको ये कहना है कि आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का ही देन था कि आप कैबिनेट मंत्री रहे और आपको बड़हरा की जनता ने कहां से कहां पहुंचा दिया, फर्श से फर्श तक पहुंचाया। अब आप बताइए, इस व्यक्ति का जो व्यक्ति विधायक हैं, ना इनको बोलने का तरीका है। लगता है कि आपके इस बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में लोगों की जो भीड़ जुटाने की जो लगातार जो तेज हवा चल रही है, वैसे में आपको भी लगता है कि लोगों को कुछ बांटना चाहिए या कुछ प्रोग्राम करना चाहिए? लोग भीड़ इकट्ठा कैसे होती है, क्योंकि आपकी जुबानी हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, जनता को इकट्ठा करने के लिए जो लोग आज रुख अपना रहे हैं या जो तरीका अपना रहे हैं, वो मेरे समझ से बड़ी अलग है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग अब बताइए कलाकार बुला करके जनता को बुलाते हो तो मनोरंजन होगा ना, जनता की समस्या का समाधान तो उससे होगा नहीं। आप मनोरंजन करवा रहे हैं, और मनोरंजन से बड़हरा की गरीब गुरबा जो आवाम है, जो पीड़ित है, उसको तो उससे निजात मिलेगा नहीं। मनोरंजन देखिए, मनोरंजन का कार्यशैली अलग है और विकास का कार्यशैली अलग है। अगर कुछ करना है, जो कलाकारों पे महंगे महंगे कलाकार हैं जो उनको लाने में खर्च कर रहे हैं, अगर कुछ करना है तो किसी गरीब के बेटी के शादी में उस पैसा को दान कर दीजिए, कोई सामूहिक शादी करवा दीजिए, वो पैसा का उपयोग होगा। अब आप मनोरंजन करवा रहे हैं, बड़े बड़े कलाकारों को बुला रहे हैं, ये समझ से मेरे परे है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए, एक और बात है, बड़हरा में अभी जिस तरह से पोस्टर वार और जिस तरह से जनता को लुभाने का तरीका, ये हमको नहीं लगता है कि इससे जनता का कल्याण होगा। और जनता अभी इतनी भोली नहीं है कि आप इस तरह करिएगा। इससे सिर्फ और सिर्फ अपनी पहचान बनाई जा रही है, इससे जनता का कोई बेनिफिट नहीं। आप भी जानते हैं कि जो लाखों के पोस्टर और होर्डिंग लगाए जा रहे हैं बड़हरा विधानसभा में, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की बर्बादी है। पर पैसे का बर्बादी, अगर कुछ करना है तो जनहित में करिए ना भाई, जनता के हित में करिए, जनता की समस्या को करिए, तब ना लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। देखिए, मेरा एक व्यू है, हम आज तक देखे होंगे बहुत कम मेरा होर्डिंग बैनर पोस्टर कहीं नहीं लगता है, क्योंकि जनता मुझे जानती है और जनता को मैं जानता हूँ। उनकी मूलभूत समस्या जो है उसको उठाइए, उसको समाधान करने का प्रयास करिए। आज जनता कोई दुखियारी है, बहुत ऐसे लोगों से हम लोग मिलते हैं या देखने को मिलता है कि उसका कोई नहीं है, सहारा साफ खत्म हो गया। जैसे मान लीजिए अभी 2-3 घटना मेरे सामने हुआ है, 2-3 घटना, अरे देखिए, तो बड़हरा या हमारे विधानसभा में रोज 2-4-5 ऐसा घटना होता होगा जिस परिवार का सहारा कोई नहीं रहता है। वैसे लोगों को सहारा करिए, तो सहारा करिएगा तो भगवान। देखिए, कभी भी कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी जन सेवक ये सोच के ना करे कि उससे मुझे अर्निंग होगा। अगर हम उसको मदद कर रहे हैं तो उससे मुझे बेनिफिट का भी अपेक्षा रखना चाहिए। देखिए, आप अगर कुछ कर रहे हैं, अगर किसी को दान दे रहे हैं तो वो गुप्त दान होना चाहिए। ये मेरा अपना सोच है। आपके विधानसभा में तो प्रचार हो जाता है तुरंत, लोग सोशल मीडिया पे पैसा देते हैं और वीडियो बना के डाल देते हैं। एक और दौर देख रहे हैं, कुछ लोग
मातम का देखिए, कुछ ऐसे जगह होता है, किसी का जवान बेटा मर गया है, जिसके घर में हाहाकार मचा है, लेकिन मैं कुछ उम्मीदवार जो अपने आप को विधानसभा लड़ने का सपना देख रहे हैं, उन लोगों को देखते हैं कि फोटो और कंधा लगने का बहुत ज्यादा शौक है। हाँ, ये तो है। ये एक बात बताइए, लेकिन हिम्मत नहीं करता है, जहां हम एक दो जगह गए, हिम्मत नहीं करता है कि कैमरा से कोई फोटो शूट करवा पाए। जो उस समय का माहौल रहता है, जो लोगों के बीच में। अब एक बात बताइए, जिसका सब कुछ चला गया है, वहां आप फोटो शूटिंग, आप वीडियो रिकॉर्डिंग करिएगा तो उस परिवार पे क्या बीतेगा। इसे अगर आप गए हैं, मैं बहुत ऐसे जगह जाता हूँ जहां अगर दुखी परिवार है, देखिए जो खींचने लायक रहता है, चूंकि जाते हैं तो आज सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए उसको हम डालते हैं, लिखते हैं या फोटो लेते हैं। तो डालने की आवश्यकता तो उसको पड़ती होगी ना, जिसका परिचय हो। सरोज यादव को तो सभी लोग जानते हैं, वो तो परिचय का मोहताज नहीं है। लेकिन अभी सोशल मीडिया का दौर है, अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं दिखिएगा, नहीं कुछ डालिएगा, तो लोग कहते हैं कि सरोज यादव तो कहीं घूम ही नहीं रहे हैं, वो तो अंडरग्राउंड हो गए हैं। बहुत तरह का बात, एक लोग बहुत तरह का बोलता है, सरोज यादव 3 साल गायब थे। अरे भाई, हम तो हारे हुए विधायक हैं, आपको क्वेश्चन करना चाहिए जीते हुए विधायकों से। मेरा कार्यकाल का जो समय था, उसमें आप लोगों को मेरे से पूछना चाहिए। लेकिन लोकसभा का चुनाव हो, पार्टी का चुनाव हो, एमएलसी का चुनाव हो, या कोई भी जनता की समस्या हो, जब हमको जनता फोन से लेकर जब मुझे जहाँ जो बुलाए, मैं उनके बीच में सदैव खड़ा रहता हूँ। ये वास्तविकता। हमने एक बार कॉल किया, आपने इंटरव्यू देने के लिए बोला कि नहीं ठीक है, 2 दिनों बाद आइए, चलिए हम आ गए। लेकिन कहने का मतलब अब ये बनता है कि यहाँ की विडंबना एक ऐसी है, हमने देखा जब इंटरव्यू करने के पहले जब हम होमवर्क कर रहे थे, देख रहे थे कि क्या सवाल पूछा जाए, क्या स्थितियां चल रही है यहाँ पर, तो पता चला कि जो यहाँ के बीजेपी के जो विधायक है और बीजेपी के नेता लाइव आकर सड़कों को दिखा रहे हैं कि यहाँ की सड़कें ऐसी है, यहाँ की सड़कें वैसी है। तो ये क्या, ये पब्लिक स्टंट है या फिर विकास करवाना चाहते हैं? बात देखिए, मैंने कल एक पूर्व सांसद महोदय का वीडियो भी देखा जी। उन्होंने कहा कि ये सड़क चकाचक बना है, ये 50 साल तक चलेगा, 20 साल तक चलेगा। तो मैं क्या टिप्पणी करूं, आप एक सांसद, पूर्व सांसद हैं, आपको इस तरह का नहीं बोलना चाहिए। और आप कहीं कहते हैं कि विधायक का रोड बनता है, टूट जाता है, तो भाई आप बहुत जगह आपके भी लोग विधायक हैं, वहां के भी दृश्य को आकर देखिए, समझिए। सांसद ही तो बोलते ही हैं, लेकिन कुछ और लोग लाइव आकर दिखाते हैं ना। यहाँ पर हम किसी का नाम नहीं लेना चाहें तो लोग बोलेंगे कि हम नहीं, जो लोग दिखा रहे हैं खुद बीजेपी के वो नेता है। बीजेपी के तो दुर्भाग्यपूर्ण, अपने जो नेता दिखा रहे हैं, उस नेता जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहाँ जनप्रतिनिधि है, कहीं ना कहीं वो कामों में कालाबाजारी कर रहे हैं, पैसा की उगाही कर रहे हैं। देखिए, जब आप पैसा का उगाही करिएगा, आप पैसा कमीशन 30% 20% उगा लीजिएगा, तो जो भी कार्य करने वाला करता होगा, वो किसी समुदाय का हो, मान लीजिए राजपूत समाज हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, दलित हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, तो कहाँ से काम करेगा? घर से तो करेगा नहीं। अगर वो काम कर रहा है तो 2 रुपया उसको भी बेनिफिट चाहिए, तभी तो काम कर रहा है। लेकिन माननीय और विभाग के लोगों को आज चले जाइए, एलईओ डिपार्टमेंट से विधायक निधि का काम होता है। जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं अभी, माननीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, उनका काम का क्वालिटी नगण्य एकदम बेकार है। जहां भी बन रहा है, हम आपको 1-2 रोड का वीडियो हम बता देंगे, आप जाके ले लीजिए। 6 महीने पहले रोड बना था, बीचे से पूरा फट गया है, टूटा हुआ है। हम जरूर जाएंगे, तो दिखाने का काम भी करेंगे वहां पर जाकर। तो क्या करवा रहे हैं भाई आप? संवेदक से पैसा उगाही कर रहे हैं। ये आप ही के दल के नेता कहते हैं, जो आपको राजनीति में आज भाजपा में लेके आए, वही आप पे आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि वीडियो में देखे होंगे, पूर्व सांसद आर.के. सिंह जी ने कहा कि बड़हरा के कार्यपालक अभियंता हो, तो कहीं ना कहीं उनका मंशा था कि बड़हरा के कार्यपालक अभियंता से बात करें और ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो इनके द्वारा किया जा रहा है, उस पर रोक लगाए। तो इस तरह का माननीय विधायक जी का कार्यशैली है। एक साल पूछेंगे, जब आप ब्राह्मणों की बात करते हैं, अभी पीछे ब्राह्मण की आपने बात की, 30,000 वोटर ब्राह्मण, लगभग 15 से 20,000 वोट ब्राह्मणों का पोल भी होता है ये बड़हरा विधानसभा में। तो क्या लगता है कि ब्राह्मणों के साथ सौतेला व्यवहार वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए राजनीतिक व्यू से किया जा रहा है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं जी, कुछ दिन पहले एक कुआं का पानी और ये जो प्रकरण चला था, राजा का कुआं और पानी वाला जो प्रकरण था, उसमें हमारे पार्टी के
मनोज झा जी, जो हमारे राज्यसभा सांसद माननीय मनोज झा जी जो बयान दिए थे, तो उन्होंने, उनका मंशा ये नहीं था कि किसी समाज को टारगेट करना। उन्होंने एक कविता को सदन में रख के उसको बताने का काम किया था। लेकिन माननीय विधायक जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, जिनको ब्राह्मणों ने पूर्णतः समर्थन दे करके और मेरे खिलाफ मैंने उनको जिता करके सदन में भेजा, उसको उन्होंने क्या कहा कि ब्राह्मण समाज को सिर्फ और सिर्फ मेरा ही समाज सम्मान देने का काम करता है। देखिए, ब्राह्मण समाज तो पूजनीय समाज है, उसको तो सब लोग सम्मान करते हैं। अभी तो ग्राफ बहुत गिर गया है, नहीं तो हम लोगों का जो होश था, मुझे याद है कि ब्राह्मण का बच्चा भी कोई अगर सामने पड़ जाता था तो लोग गोड़ चुके गोड़ लगते थे और या कहते थे बाबा गोड़ लगाता नहीं। और हर समाज के लोग ब्राह्मणों को सम्मान देने का काम किए। तो भाई, आप कैसे ये बात कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को सिर्फ हमारा ही समाज, हर समाज सम्मान दिया? और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, माननीय विधायक का जो वर्षन था ब्राह्मण के प्रति, वो कतई माने निंदनीय और बहुत दुख बड़ा वो उनका बयान था। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 मिनट नहीं लगेगा, आपका गर्दन उतार करके और हाथ में दे देंगे। ऑन रिकॉर्ड बोला? ऑन रिकॉर्ड तो है, अभी भी यूट्यूब पर मारिए मनोज झा के प्रकरण में किस तरह का बयान। देखिए, आपको अगर किसी व्यक्ति को टारगेट करना था तो व्यक्ति विशेष एक व्यक्ति को टारगेट किया, पूरे समाज को आपने नाम लेकर के और टारगेट किया। और यही बढ़ारा के 30,000 मतदाता जो हैं, जिन्होंने सरोज यादव का बोलचाल, बोलने का तरीका, हम तो बाबा, चाचा, भैया, सबको सम्मान पूर्वक, कोई ब्राह्मण समाज हो या स्वर्ण समाज के उन्हीं राजपूत समाज के लोग हों या भुड़िहार समाज के लोग हों या कोई भी स्वर्ण समाज के लोग हों, मैं हमेशा सम्मान दिया। और आज भी, आगे भी, भविष्य में मुझे लोग वोट दें ना दें, मेरे साथ रहें या ना दें, मेरा पहला कर्तव्य और मेरे माता पिता का दिया हुआ, माता पिता का दिया हुआ जो उनका सिखाया हुआ संस्कार है, उसको मैं हमेशा लेके चलता हूँ कि सब हमेशा जो अपने से बड़े हैं उनको आदर देना, जो अपने से बड़े हैं उनको सम्मान देना। चाचा हैं तो चाचा कहना, बाबा हैं तो बाबा कहना, भैया हैं तो भैया। वो देखिए, वोट तो वोट की बात क्या है, दिल मिलने पे वोट मिलता है। और मैं आप बढ़हरा के तमाम मतदाता मालिकों से मैं आग्रह और विनती करना चाहता हूँ, इससे चैनल के माध्यम से, स्वर्ण समाज के, राजपूत समाज के लोग हो, ब्राह्मण हो, भुड़िहार हो या अदर कोई भी समाज जैसे स्वर्ण समाज में हैं, उनको मेरे से काटा गया था, मेरे से दूर किया गया था, ये बोल करके सरोज यादव बैकवर्ड फॉरवर्ड करता है, जो कि मेरा ये मंशा कभी भी नहीं है। आप मेरे मतदाता हैं, आप मेरे मालिक हैं, मैं आपके साथ हूँ। आपको जहां भी जरूरत लगे, मैं आपका बेटा, आपके भाई, आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही और लोग सुने भी होंगे और लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी देंगे इस पर। लेकिन अब हम बात आते हैं कि जो कुर्मी समाज का जो वोट बैंक है बढ़ारा विधानसभा में, और जो पवन सिंह के साथ काराकाट विधानसभा के चुनाव में हुआ, तो लगता है कि उसका बेनिफिट महागठबंधन को इस बार होने जा रहा है। जितने भी, क्योंकि तीसरा स्थान रखते हैं यहाँ पर कुशवाहा समाज, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैंने सर्वे किया, तो वो बेनिफिट महागठबंधन को मिलने जा रहा है। देखिए, कुर्मी समाज हो या कोई भी समाज के लोग हो, अगर कोई सम्मान देगा, मान लीजिए हम हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, देखिए उनको अगर आप इज्जत दीजिएगा, क्योंकि मतदाता मालिक होते हैं, उन्हीं के बदौलत कोई आगे बढ़ता है, अगर उनको आप सम्मान दीजिएगा तो जरूर आपको शुद्ध सहित वो सम्मान रिटर्न करेंगे। जी, तो वहाँ हुआ ना कि राजनीति, देखिए अब हुआ का, पवन सिंह के क्षेत्र में कुछ ऐसी प्रकरण बनी, कुछ ऐसी बात हुई कि वहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे थे और वहाँ लोगों ने गोलबंद होकर के पवन सिंह को वोट दिए। तो देखिए, आज जनता कोई बुर्बक नहीं है, कोई ये नहीं कि आप चले जाइए कहीं किसी और को वोट दीजिएगा, कहीं किसी और को वोट दीजिएगा। तो भाई, आज के डेट में तो देखिए, लोग पार्टी और जाति पे ही तो वोट पड़ रहा है बिहार में। तो लोगों ने, आप अगर किसी समाज को आप पैर खींचिएगा, उसको नीचे करिएगा उसी दल में रह के, तो लोग क्यों नहीं, वो लोग परिवर्तन करेंगे, वो लोग क्यों नहीं आपसे हटेंगे, कटेंगे। उन्होंने सही निर्णय लिया। और निर्णय क्या, कुशवाहा समाज के जो उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, उनका बयान है ऑन रिकॉर्ड कि हम लोग इस बार के चुनाव में, जो कुशवाहा समाज इस बार हम लोगों के साथ रहेगा और मजबूती के साथ रहेगा। आप देखे होंगे लोकसभा का जो चुनाव हुआ, सबसे ज्यादा अगर कुशवाहा समाज को टिकट किसी दल ने दिया तो महागठबंधन और हमारा राष्ट्रीय जनता दल ने कुशवाहा समाज को टिकट दे करके
और प्रत्याशी बनाया, और कुछ लोगों ने जीत के भी गए। जैसे आप देखे होंगे औरंगाबाद से सांसद जो अभय कुशवाहा जी जीत करके गए। तो मान लीजिए, अगर हम क्या बोले आपको कि सम्मान दीजिएगा, अगर आप इज्जत दीजिएगा तो समाज सूद सहित आपको रिटर्न करेगा। और बड़हरा के खास करके तौर से हमारे सभी मतदाता मालिक कुशवाहा समाज के हों या स्वर्ण समाज के हो, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक हो, मैं सभी लोगों को अपना मालिक और अपना जनता और उनको अपना मैं उनका सेवक अपने आप को समझता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और हमसे जुड़कर अपनी बातों को बताने के लिए। जो सवाल जनता के थे वो हमने डायरेक्ट आपसे पूछ लिया और जनता तक इनका जवाब भी हमने पहुंचाने की कोशिश की। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। लेकिन साफ तौर पर इनका कहना था जो कुशवाहा समाज के साथ जो हुआ, क्योंकि सीधी बातों से इन्होंने दरकिनार करते हुए लेकिन एक निशाना साथ दिया कि महागठबंधन के साथ इस बार कुशवाहा समाज बड़हरा विधानसभा में मूव करने जा रहा है। ये इसलिए मूव करने जा रहा है क्योंकि यही बड़हरा विधानसभा की धरती है जहां से पवन सिंह आते हैं, और पवन सिंह जो उपेंद्र कुशवाहा को हराने का काम किया काराकाट विधानसभा क्षेत्र से, उसका शायद इसका प्रतिफल इस बड़हरा विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन को शायद फायदा मिल सकता है। समीकरण और जो भी रणनीतियां हैं चुनावी, उसका लाभ महागठबंधन के पाले में जा सकता है। ये अनुमान है और बाकी जो भी चीजें होंगी वो तो सामने आएंगी। और बाकी जो बड़हरा विधानसभा में जो विकास की बातें थी वो भी हमने चर्चा की इनसे, और गंगा की कटाव की बातें हो या शिक्षा की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो या फिर यहाँ की बेरोजगारी की बात हो या अवैध कारोबार की बात हो या फिर आपराधिक गतिविधियों की बात हो या फिर जो छलावा यहाँ के ब्राह्मणों के साथ में बाकी और भी कई जो समाज के जो लोग रहते हैं, जितने भी हिंदू जाति से लोग बिलोंग करते हैं, उन सारे मुद्दों को हमने टटोलने की कोशिश की। जो यहाँ के पूर्व विधानसभा के जो विधायक चुनकर गए थे सरोज यादव, उनकी जुबानी आप तक रखना चाहते थे। बाकी आप अपना राय मुझे दीजिएगा, फिर पुनः किसी और सवालों के साथ हम इनके साथ बैठेंगे और आप तक उसका जवाब रखेंगे। धन्यवाद।